हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए ट्यूटर जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, सच में आप तैयार हैं इस बात को जानने के लिए? आज आखिरी सेट मैं आपके सामने लेकर आऊँगा और देख लेते हैं कि क्या आप सच में तैयार हैं। और एक अंतिम ब्रह्मास्त्र के रूप में यहाँ क्वेश्चंस आपको हो सकता है रिपीट देखने को मिल जाए एग्जाम्स में। तो एक बार इसको जरूर लगा के चलते हैं और देख लेते हैं। तो आइए एक अंतिम ब्रह्मास्त्र के रूप में इस पेपर को हम लोग देख लेते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में। आपको थोड़ा सा ये देखने को भी मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है कि यहाँ पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच कंपनी वाज द ऑफिशियल टाइम कीपर। एक मिनट। विच कंपनी वाज द ऑफिशियल टाइम कीपर ऑफ द बीजिंग ओलंपिक 2008। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हु एमंग द फॉलोइंग गेव द ओलंपिक मोटो। इनमें से वो कौन है जिसने ओलंपिक मोटो को दिया था। आपको बताना चाहूँगा ये क्वेश्चन 2016 वाले यूपी टीजीटी में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो किसने दिया था ये क्वेश्चन है। जो इसका जो राइट आंसर है तो ऑप्शन नंबर ए फादर हेनरी डिडॉन ने दिया था, जो कि आपके कुबर्टीन के बहुत अच्छे मित्र थे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बात हो रही है कि नेम द स्टेडियम इन विच द फर्स्ट मॉडल ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन 1896। तो पहला जो मॉडर्न ओलंपिक गेम हुआ था 1896 में, वह किस स्टेडियम में हुआ था एथेंस के, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पान एथेनिक स्टेडियम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। आगे बहुत अच्छे अभी आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात हो रहा है कि व्हाट इज़ द रिंग इन ओलंपिक फ्लैग इंडिकेट। तो जो ओलंपिक फ्लैग में रिंग बने हुए हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, कॉन्टिनेंट्स को, महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बात हो रही है कि विच डिजीज इज आल्सो कॉल्ड लॉक्जा। तो लॉक्जा हम किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, टिटनेस को हम लॉक्जा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है यहाँ पे, मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अपने हेल्थ को, मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ यानी स्वास्थ्य को अगर हम मेजर करना चाहते हैं या अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुखी स्वास्थ्य निर्माण के लिए किस पर निर्भर करता है इंसान, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी एक्सरसाइज, रेस्ट, डाइट, न्यूट्रिशन, हाइजीन और हैबिट्स, सब पे ध्यान देना चाहिए। आगे क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स ऑफ द बॉडी डिवाइडेड इनटू अपर एंड लोअर पार्ट, या टॉप और बॉटम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ट्रांसवर्स प्लेन। मैंने बताया था और यह क्वेश्चन भी आपको 2016 के यूपी टीजीटी में देखने को मिला था। ठीक है, यूपी टीजीटी में आपको देखने को मिला है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि ऑन सेट कमांड द स्प्रिंटर इज इन। तो जब सेट कमांड होता है ऑन योर मार्क के बाद, तो उसमें जब वो सेट पे स्थिर होता है तो उसे किस प्रकार का इक्विलिब्रियम कहा जाता है। तो जिसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेट स्पैरोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। तो वेट स्पैरोमीटर किसके मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, किसके इस्तेमाल के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि हाई एल्टीट्यूड एबव 3000 मीटर में एडवर्सली अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। जब हम 3000 मीटर हाई एल्टीट्यूड पे ट्रेनिंग करते हैं तो वो किस प्लेयर्स के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए सबसे अच्छा होता है अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे ट्रेनिंग करते हैं तब। ठीक है, चलिए तो आगे देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात हो रही है कि इन स्पोर्ट अर्गोजेनिक एड्स हेल्प्स टू। तो स्पोर्ट्स में जो अर्गोजेनिक एड्स होता है, पहले अर्गोजेनिक एड्स को जान लेते हैं। अर्गोजेनिक एड्स मतलब होता है कि एक ऐसा एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल एड जिसके द्वारा खिलाड़ी के परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो वो सारे चीज़ जो ऐसी चीज़ें जो हम एक्स्ट्रा ऐड करके खिलाड़ी के परफॉर्मेंस को ट्रेनिंग के अलावा
कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ों को, कुछ अलग से इक्विपमेंट्स हो गया, अलग से डाइट हो गई, तो जब इस सब चीज़ों का यूज करते हैं, एक्सटर्नल चीज़ों का यूज करके खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, तो उसे हम एर्गोजेनिक एड्स कहते हैं। तो आपको बताना कि एर्गोजेनिक एड्स क्या हेल्प करता है, किस में सहायता करता है खिलाड़ी के। तो देखिए, सबसे पहले इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, यानी कि फर्स्ट और सेकंड, यानी इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस। अगर हम ट्रेनिंग कराते हैं तो इंड्योरेंस बढ़ता है और स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। इंक्रीज कंसंट्रेशन को भी बढ़ाया जाता है, ठीक है, लेकिन पेन नहीं होता है, ठीक है। ये जो यहाँ पे पेन दिया हुआ है ये गलत है, और फटीग नहीं होता है, थकान को नहीं बढ़ाता है। हम ऐड करते हैं परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, ना कि पेन को बढ़ाने के लिए और ना ही थकान को बढ़ाने के लिए। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ बात हो रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रिंसिक रिवॉर्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो खेलों में इंट्रेंसिक मतलब अंदरूनी रिवॉर्ड्स आप कैसे देते हैं, या क्या होता है आपका अंदरूनी यानी कि इंटरनल, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सेल्फ स्टीम, ठीक है। सेल्फ स्टीम क्या होता है आपका, इंट्रेंसिक रिवॉर्ड है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बात हो रही है द रिसेप्टर्स लाइंग इन ज्वाइंट एंड मसल्स आर। तो वैसे रिसेप्टर जो ज्वाइंट और मसल्स के बीच पाए जाते हैं उसी रिसेप्टर्स को हम क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, प्रोपीरियो रिसेप्टर्स कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या कह रहा है कि द रेट ऑफ लर्निंग रीचेस अ लिमिट बियॉन्ड विच फर्दर इम्प्रूवमेंट इज इम्पोर्टेंट, द स्टेज इज टेक्निकली नोन एज। तो कहने का मतलब यह है कि शिक्षण गति दर उस सीमा से पार चली जाती है जहाँ से उसके आगे का सुधार होना क्या है कि बिल्कुल सुधार नहीं हो सकता है, और तकनीकी रूप से इसे हम किस नाम से जानते हैं। तो जब आपका लर्निंग रेट क्या होता है कि आगे बढ़ ही नहीं पाता है, आप इस सीमा तक पहुंच जाते हैं कि उसके आगे आपका लर्निंग रेट बढ़ ही नहीं रहा है, तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम प्लेट्यू के नाम से जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। यहाँ बात हो रही है कि क्राइटेरिया बाय विच इंडिविजुअल टेस्ट आइटम्स इन नॉलेज टेस्ट आर जज्ड आर। कहने का मतलब है कि ज्ञान परख में एक परीक्षण मत की विवेचना कौन कौन सी कसौटियाँ हैं। क्राइटेरिया बाय विच इंडिविजुअल टेस्ट आइटम्स नॉलेज टेस्ट जज्ड आर। तो नॉलेज टेस्ट हम किसके द्वारा मतलब देखते हैं और किस तरीके से जानते हैं नॉलेज टेस्ट, अगर किसी का हमको जानना है तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, डिस्क्रिमिनेशन पावर और डिफिकल्टी लेवल। कहने का मतलब क्या है कि विभेद शक्ति और कठिनता का स्तर जानने के से ही हम उसके नॉलेज टेस्ट को जज कर पाते हैं। तो नॉलेज टेस्ट के लिए हमको डिस्क्रिमिनेशन पावर प्लस डिफिकल्टी लेवल दोनों को सेट करना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं कि आफर यूथ फिटनेस टेस्ट मेजर। तो आफर यूथ फिटनेस टेस्ट क्या मेजर करता है आपको ये बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, फिजिकल फिटनेस को मेजर करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो 17 है ये आपके एग्ज़ाम्स में आने के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा नहीं है, इस वजह से मैं इसको कराना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, इसको स्किप करते हैं। लेकिन अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको करा भी सकता हूँ, आप चाहे तो। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसको लेकर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आइडियलिज्म दिया हुआ है। तो मैंने, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था। क्या ट्रिक बताया था आपको ऊपर लिखना है निरपेय, NIRPEH, और नीचे लिखना था एकदम सेट करना है इसके बराबर में RP आज का, ठीक है। अब आप देखिए कि आपको पहला अक्षर मिल जाएगा, तो नेचुरलिज्म, पहले यहाँ पे आइडियलिज्म की बात हो रही है, तो आई ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला आपका फिलॉसफी का नाम है, नीचे वाला उसके राइटर का पहले जो लेटर्स हैं उनसे स्टार्ट है। तो ये पहले वाला लेटर जो ऊपर वाला लेटर्स है वो पहले आपके फिलॉसफी के जो फर्स्ट लेटर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नीचे वाला जो है वो आपके जो प्रवर्तक है, जो एक्सपोनेंट हैं उनके, ठीक है, फर्स्ट लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। तो पहला आइडियलिज्म है पी से प्लेटो, तो आप सबसे पहले ए का 5वां मार देंगे, ये आपका सही है। उसके बाद आ रहा है रियलिज्म, रियलिज्म मतलब अरिस्टोटल, देखिए ए आ रहा है तो इसका मतलब अरिस्टोटल है, तो इसका चौथा हो जाएगा आपका। नेचुरलिज्म का रूसो, तो ये आपका दूसरा हो गया। फिर यहाँ पे बोला प्रैग्मेटिज्म, पी से यहाँ पे क्या हो रहा है प्रैग्मेटिज्म, तो पी से जे जॉन डीवी। तो देखिए कितने आसानी से ये मिल गया, अगर आपको ये ट्रिक याद है तो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ए का यहाँ पे हो गया 5वां, तो ए का 5वां जहाँ जहाँ है
उसको आगे ले चलने के। ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है कि अभी जैसे DSSB में एक क्वेश्चंस आ गए थे जो बहुत ज़्यादा आपके लोग बता रहे थे कि लेंदी है, उसमें सीक्वेंस अरेंज करने के लिए बोला था कि ACD सही है या ECC से इस तरीके से सही है। तो वैसे क्वेश्चन को करने का ट्रिक होता है। तो कभी कभी आप ऐसे क्वेश्चंस को अगर देखते हैं एग्जाम में तो ट्रिक देखिए पहले कैसे किया जाता है। तो आपको पहले जो इसमें ऑप्शन को छांटते चले जाइए। सबसे पहले आप जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें ये कंफर्म करिए कि कौन सा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये दो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं रियलिज्म का। अगर आपको 2-3 भी इसमें से आता है मैच द कॉलम में ना, तो भी आप सारा हल कर लेंगे। देखिए अगर दूसरा मैं पकड़ लूँगा उसके बाद इसका मिल जाएगा। तो रियलिज्म का क्या बता रहा है, अरिस्टोटल। तो यहाँ पे बी का चौथा, देखिए ये मिल गया। 2 मैंने बताया और बाकी सारा आपने से मिल गया। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी आपका है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ये करेक्ट है। तो ये बात समझ में आपको आई। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का एक ट्रिक होता है, ये लेंदी नहीं होते हैं, अब बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, लोगों को लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं ऐसे, ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता। अगर आप इसमें से 2 को भी जानते हैं, अगर आप यहाँ से 2 का भी अगर जानते हैं तो भी आप कर लेंगे, या 2 ऊपर या 2 नीचे, किसी का भी अगर 2 जान लो तो आप कर लेते हो आसानी से। हाँ, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि वहाँ पे फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। तो बुल्स आई, तो बुल्स आई किस में होता है, आप देखे होंगे शूटिंग में होता है। बुल्स आई जब परफेक्ट 10 मारते हैं, एक्स होता है, तो उसे हम बुल्स आई के नाम से जानते हैं। ड्यूस जो शब्द होता है वो आपका होता है किस में, टेनिस में होता है। ठीक है, और जंप बॉल हम लोग किस में यूज करते हैं, जंप बॉल बास्केटबॉल का टर्म है। और अपर कट बॉक्सिंग में यूज होता है। ठीक है, बॉक्सिंग के पंचेस में अपर कट भी यूज होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप तूफान मूवी देख लीजिए, मैंने देखा है अभी, बहुत मज़ा आया। तो यह देख लीजिए। तो क्या करना है अब आपको, सबसे पहले अगर नहीं पता है तो बुल्स आई ए का पहले खोजिए आप चौथा। तो आप क्वेश्चंस को, ऑप्शन को क्या करिए ना कि डिलीट करते जाइए। कभी कभी आप क्वेश्चन में फंस जाते हैं ना, तो आप अपनी थ्योरी के बेसिस में जितना आप जानते हैं उसमें क्वेश्चंस को डिलीट करना सीखिए। अगर आप क्वेश्चंस को डिलीट करते हैं तो फिर आप निश्चित है कि 2 ऑप्शन के बीच जाएंगे और 50-50 का चांस होगा। फिर आप अपनी क्षमता के अनुसार उसको लगा सकते हैं। ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो ये लास्ट में आपको बता रहा हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा और सीखिएगा। तो बुल्स आई क्या है कि बुल्स आई यानी ए का चौथा। तो ए का चौथा किस में, देखिए सब में दिया हुआ है। अब हम मुझसे बोलेंगे सर देखिए तो फंसा दिया, सब में दिया हुआ है चौथा। तो कोई बात नहीं है, दूसरा देख लेते हैं ड्यूस। तो बी का पहला, तो बी का पहला इसमें दिया है, इसमें दिया है, और बाकी ये दोनों कट गया ना आपका। तो अब क्या है, तीसरे पर जाएंगे। अब सी का यहाँ पे क्या दिया है, पाँचवा। सी का पाँचवा किस में दिया हुआ है, देखिए तो सी का पाँचवा यहाँ भी दिया हुआ है और यहाँ भी दिया हुआ है। तो अभी तक आपके पास 2 ऑप्शन चल रहे हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन को पूरा तक ले आया है, अपर कट बॉक्सिंग। तो डी का दूसरा जो होगा राइट आंसर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आया बात समझ में। तो ये वाला जो सी है, इसको चारों ऑप्शन इसके सही मिल रहे थे, इसलिए हमने इसको करेक्ट किया है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 21। तो देखिए इस बार को जान लीजिए कि आपको मैच द कॉलम वाले में से क्वेश्चंस इस बार ज़रूर देखने को मिलेंगे, और मेरे हिसाब से 7-8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ बताया बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई वर्ड जो होता है हम लोग स्विमिंग में यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। तो ए का पहला। और डबल फॉल्ट, आप डबल फॉल्ट की बात करते हैं तो ये किस में हो जाएगा, तो डबल फॉल्ट जो होता है वो टेनिस में होता है। ठीक है, ये देखिए। और ब्लॉकिंग किस में होता है, ब्लॉकिंग हम वॉलीबॉल में यूज करते हैं। और पीवट जो होता है दैट इज़ बास्केटबॉल में यूज करते हैं। तो अब देखना है ए का पहला किस में दे रहा है। तो ए का पहला देखिए इसमें 2 जगह दिया हुआ है, एक ये ऑप्शन में दिया हुआ, ये ऑप्शन में दिया हुआ। तो बाकी 2 ऑप्शन कट गए ना। तो जब ऑप्शन कट जाते हैं तो फिर आपको क्या होता है कि ऑप्शन को चॉइस करने में कन्फ्यूजन नहीं होती है। इसीलिए जब भी कभी आप किसी भी क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो वहाँ पर ज़रूर आप एरर डिडक्शन का मेथड लगाइए। आपने नॉलेज के बेसिस पर छाटिए ऑप्शंस को कि कौन सा बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, आइए अभी तो सिंपल वाले में बताऊंगा मैं कैसे छाटा जाता है। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं डबल फॉल्ट। तो ये आने की बी का 5वां हुआ। तो बी का 5वां देखिए आपको 2 वाले में ही मिल गया। तो बहुत कम चांस होता है कि जहाँ 4 तक जाता है 2 वाले में 3 वाले में क्लियर कर देता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो गया, यहाँ पे करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला। ये देखिए अर्गोजेनिक एड्स को बोला हुआ है कि आप अर्गोजेनिक एड्स को क्या करिए कि मिलान करिए। अर्गोजेनिक एड्स 5 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 4 प्रकार आपको देखना है।
मैकेनिकल एड्स, तो मैकेनिकल एड्स का मतलब होता है कि जब हम नए इक्विपमेंट्स को लाते हैं, नए नए चीज़ों को लाते हैं, तो उसे हम मैकेनिकल एड्स के रूप में कहते हैं, इन एर्गोजेनिक टेक्निकल के भाषा में एर्गोजेनिक एड्स के रूप में। ठीक है। साइकोलॉजिकल में क्या होता है, उसमें हम मेंटल स्ट्रेस, कंसंट्रेशन वगैरह की प्रैक्टिस कराते हैं, मेंटल स्ट्रेस को रिमूव कराते हैं। तो ये हाइप्नोसिस जो है इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये आपका बी का तीसरा हो गया। फार्मोलॉजिकल में क्या होता है, फार्मोलॉजिकल में यानी कि हम कुछ, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको फंसा रहा है, तो ये क्या होगा, तो ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन आपको किसके साथ जाना है, न्यूट्रिशनल को। जैसे अगर फंसा रहा है तो इसको छोड़ दीजिए। आपको एक तरीका बताना चाहूँगा, कभी भी एग्ज़ाम जब आप दे रहे हो ना, तो उसमें ये नहीं कि जो जैसे मान लो कि आप क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हो, 2 कर रहे हो, 3 कर रहे हो, 4 कर रहे हो, 5 वाला क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो आप क्या करते हो कि उसी समय 5 वाले क्वेश्चन को क्या करते हो कि लगते हो उसी में टाइम वेस्ट कर लगते हो। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब कि सबसे पहली बार जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो 5वां नंबर नहीं आ रहा है, तो उसको गोला मार के तुरंत आगे 6वें पर जाना है आपको। हो सकता है कि 6वां, 7वां, 8वां आपको आ रहा है, 10वां नहीं आ रहा है, हो सकता है ऐसा हो। तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है पहले उसको गोला मार के आगे बढ़ जाओ, उसको छोड़ दो, एक बार पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है उसको गोला मार के छोड़ दो, उसको अंतिम समय में देखना है। लेकिन जो ये आपके क्वेश्चन है ना, आप इसी जगह का समय गवा देंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये तरीका होता है, एक स्मार्ट तरीका होता है कैसे पेपर्स को क्रैक किए जाते हैं। तो 10वां, इस जो आपने गोले मारे हैं, जब आपने पूरा कर लिया और जो आपने फिर गोले वाले क्वेश्चंस को रखे हैं उनको उठा उठा के पढ़ना स्टार्ट करिए और फिर उसमें से डिडक्शन मेथड को लगाइए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे फार्मोलॉजिकल एड्स का मतलब होता है आपका कैफीन, और न्यूट्रिशनल का हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। तो ये आपका हुआ, ठीक है। तो आइए इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक का मतलब होता है कि यहाँ विटामिन सी की बात हो रही है, ये इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का, ठीक है। तो इसमें सबसे अच्छा जो एग्जांपल है दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब कुछ लोग यहाँ पर सी को लेकर मुझसे कमेंट करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आंवला सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। आप अगर इसके चार्ट निकालेंगे वहाँ पे देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू, ये मैंने रिसर्च की मतलब बहुत सारा मतलब मैंने लिस्ट किया, उसके बाद ही मैं इसको बता रहा हूँ। बाकी आपका जो आंसर है आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, मैं परफेक्ट नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बात हो रही है कि द प्रॉफिटेबल रेस्ट पीरियड इज यूटिलाइज इन विच ट्रेनिंग। तो किस ट्रेनिंग के अंतर्गत प्रॉफिटेबल रेस्ट मतलब कि रेस्ट दिया जाता है जो कि प्रॉफिट के मतलब एक हेल्प करता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इंटरवल ट्रेनिंग में प्रॉफिटेबल रेस्ट पीरियड का टाइम दिया जाता है जो कि प्रॉफिट करता है खिलाड़ी के परफॉर्मेंस को और उसकी स्टेमिना को बढ़ाने के लिए। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का। बात करें डॉक्टर कैनेथ कूपर इज द एक्सपोनेंट ऑफ। तो डॉक्टर कैनेथ कूपर किसके एक्सपोनेंट प्रवर्तक माने जाते हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 12 मिनट रन वॉक जो है टेस्ट और VO2 मैक्स के जो फॉर्मूले हैं वो किसने बनाए थे, डॉक्टर कैनेथ कूपर। और इन्होंने सबसे पहले एरोबिक, ठीक है, एरोबिक जो है उस चीज़ का इन्होंने खोज किया था, एरोबिक कैपेसिटी के बारे में बताया था, VO2 मैक्स के बारे में बताया था डॉक्टर कैनेथ कूपर ने। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग। यहाँ पे बात हो रही है कि द इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर मेजरिंग बॉडी कॉम्पोजिशन। तो बॉडी कॉम्पोजिशन को कौन मेजर करता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए स्किन फोल्ड कैलिपर। अभी क्या हुआ था मैं आपको बताऊंगा कि अभी देखे होंगे आप DSSB PGT में यह क्वेश्चन आया था और वहाँ पे जो राइट आंसर माना है, पता है आपको क्या माना है, BMI को माना है कि BMI सबसे अच्छा आपका मेजरमेंट करता है किसका, बॉडी कॉम्पोजिशन का। अब आप बताइए, तो देखिए प्रॉब्लम्स है, हर जगह गलतियां होती हैं, ये आपको अपने हिसाब से सही करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे कि नेक्स्ट यहाँ पे बात हो रहा है कि रिलायबिलिटी कैन बी इस्टेब्लिश बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो विश्वसनीयता किसके मतलब कैसे इस्टेब्लिश की जाती है, किसी भी टेस्ट की जो रिलायबिलिटी होती है वो हम कैसे इस्टेब्लिश करते हैं। तो रिलायबिलिटी के कई सारे टेस्ट होते हैं, मतलब उसके कई सारे पार्ट होते हैं, जब उन सभी को हम प्रूव करते हैं तो फिर हम रिलायबिलिटी को प्रूव करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर
डी इज करेक्ट होगा। स्प्लिट हाफ मेथड्स भी इसके रिलायबिलिटी के टाइप्स होते हैं। पैरेलल फॉर्म मेथड भी होता है, टेस्ट और रीटेस्ट होता है। जब हम किसी टेस्ट के इन सारे कसौटियों के ऊपर हिसाब से चलाते हैं, मतलब इस टेस्ट के सारे पहलुओं को, उस टेस्ट जो मैंने बनाया हुआ है उसको चेक करते हैं, तब जाकर हम उसकी रिलायबिलिटी को इस्टेब्लिश करते हैं। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बात कर रहा है कि जेसीआर टेस्ट इंक्लूड्स, तो जेसीआर टेस्ट क्या इंक्लूड करता है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सर्जेंट जंप, चेनिंग एंड शटल रन, ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है। आप देखेंगे जेसीआर में जंप, जे से जंप है, ठीक है, ची से चीनिंग है और रन से, आर से रन है, ठीक है। ये 3 चीज़ों से मिलकर बनाया है जेसीआर, इसी से ना बना है इसका नाम। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे बात हो रही है कि द मेजर विच रिप्रेजेंट स्कैटर ऑफ स्कोर एंड अराउंड मीडियन इज, ठीक है। तो मीडियन के आसपास जो स्कोर बिखरे होते हैं उन्हें हम किस रूप में जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, स्टैंडर्ड डिविएशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर मीडियन के आसपास जो स्कोर फैले होते हैं उसे हम स्टैंडर्ड डिविएशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यूज फॉर कंपेयरिंग टू मीन्स। तो मैंने बताया था कभी भी टू मीन्स मतलब टू मीन्स की बात हो, टू मीन्स के बीच में जब हम कंपेयर करते हैं तो उसे हम टी टेस्ट कहते हैं, और पहले डिजिट से ही इसको रिप्रेजेंट कर दिया इसने, ठीक है। और जब कभी कहे कि टू और मोर मीन्स, टू और मोर ग्रुप्स, ठीक है, टू और मोर ग्रुप्स के मीन्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो दैट इज एफ टेस्ट, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ये तरीका है थोड़ा सा पकड़ने का। तो आइए आगे बात कर लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है आपके सामने, in only one experimental factor significance between the means of several groups is determined by। तो कहने का मतलब क्या है पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बात जो हो रही है वो हो रही है केवल एक सब्राचवा कारक के अनेक समूहों के माध्य के बीच सतह, मतलब बहुत ज़्यादा ये हिंदी में दे दिया हुआ है। तो यहाँ कहना है कि इन ओनली वन एक्सपेरिमेंटल फैक्टर, अगर हम किसी एक्सपेरिमेंटल फैक्टर की बात कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंस बिटवीन द मीन्स, तो कुछ ग्रुप के बीच में क्या होता है कि हम मीन्स को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं। जब बहुत सारे ग्रुप्स के मीन्स के बीच कंपेयर करते हैं तो उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो ऊपर मैंने बताया था कि टू और मोर होगा तो वहाँ एफ टेस्ट भी होगा, एनोवा के नाम से भी जाना जाता है। अब एनोवा भी 2 तरह से होते हैं, 2 वे एनोवा और 1 वे एनोवा। तो इसे हम कैसे बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 1 वे एनोवा के नाम से जानते हैं जब सेवरल मीन्स ऑफ ग्रुप, आपको ये पकड़ना है यहाँ पे, सिग्निफिकेंस बिटवीन मीन्स ऑफ सेवरल ग्रुप्स। तो ये अगर आपने पकड़ लिया कि बहुत सारे ग्रुप्स के मीन्स के बीच जब सिग्निफिकेंस को हम डिटरमाइन करते हैं तो उसे हम 1 वे एनोवा कहते हैं। आइए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बोल रहा है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलायबिलिटी आर। तो रिलायबिलिटी पे कौन से ऐसी चीज़ है जो फैक्टर्स डालते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सैम्पल साइज भी होता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा सैंपल होने से रिलायबिलिटी में आ जाए प्रॉब्लम, वेरिएबिलिटी भी प्रॉब्लम हो सकती है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सैंपल को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं इसके वजह से तो रिलायबिलिटी में ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट फैक्टर्स यानी डाल सकते हैं। आइए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। तो यहाँ पे बात हो रही है क्या कि रिसर्च कैन नॉट बी बेस्ड ऑन। तो रिसर्च किसके बेस्ड पर, किसके आधार पर नहीं होता है। यहाँ पे देखिए कैन नॉट पूछा है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ओपिनियन के बेस पे नहीं होता। सिर्फ आप सोच के नहीं कर सकते, जब तक ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, फैक्ट्स नहीं होगा, हाइपोथेसिस नहीं होगा, और हाइपोथेसिस को जब तक आप प्रूफ नहीं कर पाओगे तब तक आप कोई भी रिसर्च का आधार नहीं बना सकते हो। तो रिसर्च का सबसे बेसिक आधार क्या होता है, तो आप ये बात जानिए, कभी भी अगर बेसिक मतलब किस पर बेस्ड होता है तो ये बात जान लीजिए कि रिसर्च जो बेस्ड होता है वो होता है प्रॉब्लम्स पे बेस्ड होता है, ठीक है। और वो कौन सी प्रॉब्लम्स होती है, तो ओन प्रॉब्लम्स। अगर इंडिविजुअल की खुद की प्रॉब्लम है तो उससे अच्छा उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है जिससे वो सॉल्व करके रिसर्च कर सकता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है क्या कि
टू डिटरमाइन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मैथड इज यूज। तो किस तरह के रिसर्च में कॉज और इफेक्ट को हम यूज, रिलेशनशिप को हम बताते हैं, कॉज और इफेक्ट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। एक्सपेरिमेंटल में हम क्या करते हैं, हमारे पास दो तरह के वेरिएबल होते हैं, आईवी यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डीवी डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इन दोनों को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है और एक को घटाया जाता है, एक को बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि दोनों पर रिलेशनशिप जब बैठाते हैं, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप जो बताता है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बताता है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे क्या कह रहा है कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाई। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, लुसेन ब्रूहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, यहाँ पे बात हो रही है द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग रेंज ऑफ मोशन इन ज्वाइंट। तो रेंज ऑफ मोशन जो ज्वाइंट में देखता है उसे हम कहते हैं गोनियोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बात करें कि इंटेंसिटी इज 18 to 90% इन विच ट्रेनिंग मैथड। तो किस तरह के ट्रेनिंग मैथड में इंटेंसिटी यानी कि एफर्ट, डिग्री ऑफ एफर्ट को हम 80 to 90% रखते हैं, 80 से 90% तक इंटेंसिटी यानी तीव्रता रखते हैं। आपको ये बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इंटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। अब आपने इंटरवल ट्रेनिंग मेथड तो पढ़ा होगा। ठीक है, आपने क्या है कि इंटरवल ट्रेनिंग मेथड पढ़ा होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा इसके दो टाइप होते हैं। बहुत कम बच्चे जानते हैं इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है स्लो ऑब्लिक एक्सटेंसिव और दूसरा होता है फास्ट और इंटेंसिव। तो ये इंटेंसिव फास्ट वाले में आता है। ठीक है, तो बताऊंगा कभी मैं इसको, अगर आपको सीखना है तो आप मेरे थ्योरी क्लासेस को देखिए। मैं आगे आने वाला हूँ इस पर और बताऊंगा मैं कैसे इसको करना है और क्या होता है इसका मतलब। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ बात हो रही है कि यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक इज रिलेटेड टू। तो आप घोड़े को पानी तक, ये बहुत बार और हर जगह लगभग ये पूछा गया है, तो आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं लेकिन उसे पानी पीने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो ये किस तरीके के लॉ पर आधारित है, तो यह आपके थॉर्नडाइक के जो 3 लॉ दिए गए हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस पर आधारित है कि जब तक वो रेडी नहीं होगा तब तक आप उसको पानी नहीं पिला सकते हैं, उसको पीना, उसको प्यास होनी चाहिए पीने की। इसी तरीके से जब तक वो रेडी नहीं रहेगा बंदा तो कुछ भी सीख नहीं सकता है। आगे बात करते हैं कैरी ओवर द हैबिट्स एंड लर्निंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। तो कोई भी हैबिट्स और लर्निंग एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन को ट्रांसफ़र करने को हम क्या कहते हैं, तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। यानी कि जब कोई एक हैबिट्स, कोई एक आदत को या सीखी हुई किसी चीज़ को हम किसी और सिचुएशन में भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। ठीक है, या ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग भी कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे क्या कह रहा है कि टेक्निक ऑफ ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स एट राइट हैंड टू यूज टू डिटरमाइन। तो दाएं हाथ की हड्डी की जो ऑसिफिकेशन का मतलब होता है हड्डी का कड़ापन। तो हड्डी के कड़ापन दाएं हाथ का अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम क्या मेजर करना चाहते हैं खिलाड़ी की, तो आपको बताना चाहूँगा कि इससे एनाटॉमिकल एज मेजर होता है। क्या होता है, एनाटॉमिकल एज। ठीक है, तो ये एनाटॉमिकल एज को जानने का एक तरीका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर ये रहा कि द रोल ऑफ एक्सॉन इज टू कैरी द इम्पल्स। तो एक्सॉन जो होता है न्यूरॉन का एक पार्ट है एक्सॉन, तो वो किस तरह के इम्पल्स को यानी कि जो हमारे आवेग आते हैं उनको कैरी करता है। तो आपको ये बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, अवे फ्रॉम द। वो क्या करता है कि इम्पल्स को हमारे नर्व से बाहर की तरफ ले जाता है। ठीक, खींचता नहीं है, बाहर की तरफ डालता है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बात हो रही है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल इज सिचुएटेड इन। तो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल आपके हिप मसल्स होती है
जो कि सबसे लार्जेस्ट मसल कही जाती है, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट की बात नहीं हो रही, लार्जेस्ट की बात हो रही है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ बात कर रहा है कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन वाज गिवन बाय। तो जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है कि मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, क्या उसमें फेजेस कैसे चेंज होते हैं, कैसे मतलब एक्टिन मायोसिन कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एटीपी कैसे टूटते हैं, ये सारी थ्योरी जो मतलब जिसने बताया है वो उसने थ्योरी की खोज की है। तो ये एच ई हॉक्सले ने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। और हमारा देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 और 45 जो कि लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का रहेगा आपके सामने। यहाँ बात हो रही कि स्पोर्ट टॉप फॉर्म डिपेंड्स ऑन। तो स्पोर्ट टॉप फॉर्म किस पर डिपेंड होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं इसको लेकर, जबकि आपको बताऊँ कि ये पुराने जो भी नेट के क्वेश्चंस में दिए गए हैं इसका राइट आंसर ट्रेनिंग है। और बहुत सारी किताबें जो अलग अलग मतलब किताबें होती हैं ना, उसके जो राइटर्स होते हैं वो प्रिंट से गलत करते हैं या जिस जानबूझ के गलत करते हैं या जो भी चीज़ें गलत करते हैं, तो उन्होंने ही अफवाह फैलाकर चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। मैं आपको सच बताऊं, ऐसा है कुछ भी नहीं, सिंपल है चीज़ें। लेकिन और क्वेश्चन लिए कहाँ गए हैं? क्वेश्चन पुराने पेपर से ही लिए गए हैं, इस बात को आप जान लीजिए। तो उन्होंने अलग अलग तरीके से क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक किया और लोग वही गलत सीख जाते हैं, तो लोग उस पर लगते हैं बहस करने। तो ट्रेनिंग के द्वारा ही हम टॉप फॉर्म को डिपेंड्स करा सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ बात कर रहा है कि विनिंग फेनोमेनन इन स्पोर्ट डिपेंड्स ऑन लर्निंग ऑफ फंडामेंटल्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो देखिए सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है, अगर आप विनिंग कॉन्सेप्ट सीखना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप अगर न्यू है, बिगनर है, तो आप स्किल को सीखते हैं। किसको सीखते हैं? स्किल को। आपके पास स्किल नहीं है, उसके बाद आप क्या सीखते हैं? टेक्निक। स्किल सीखने के बाद ही उसको स्किल को उस मूवमेंट में आप साइंटिफिक लॉ का यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो स्किल पहले आता है, फिर टेक्निक आता है। तो स्किल और टेक्निक, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका होगा वो एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे बहुत अच्छे एक सेट और मैं लगाने वाला हूँ, उसके 2 सेट मैं बताऊँगा आपको, एकदम बता रहा हूँ, सच में बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको एक बार ज़रूर लगा के जाइए, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होने के चांस बनते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है ऊपर वाला, ये क्वेश्चन भी 2016 में आया था, ठीक है, यूपीटीजीटी में। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।